जी, तो हमारा आज का टॉपिक है इमेज क्वालिटी। ठीक है, पहले हमने यहाँ तक अभी डिस्क्राइब किया था रिकंस्ट्रक्शन को 3D, उसके बाद हमने डिस्प्ले पढ़ा था, 3D रिकंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। ठीक है, अब जो हम सिटी करते हैं, अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, अब ये सारी जो चीज़ है इमेज क्वालिटी पे आ जाती है कि आपकी इमेज जो है किस एट द एंड आपकी इमेज क्वालिटी किन चीज़ों पर बेस कर रही है, किन चीज़ों को, किन फैक्टर्स को आपने जहन में रखना है कि आपकी इमेज क्वालिटी जो है वो बेटर हो। सबसे पहले हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन को अगर हम देखें, द मैक्सिमम हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन दैट मे बी अचीव्ड विद एन, क्या है कि सीटी स्कैन। ठीक है, और ये कैसे कि अबाउट 20 लाइन्स। ठीक है, कि जो इसका यूनिट आ जाता है कि अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन की मैक्सिमम जो वैल्यू है, या फिर हम ये कहेंगे मिनिमम वैल्यू हमारे पास अगर, ठीक है, इतनी आ जाती है, तो फिर हम मैक्सिमम इमेज क्वालिटी को अचीव कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के लिहाज से, कि हमारे पास एक मैक्सिमम हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन आ सकती है। ठीक है, रेजोल्यूशन इन सीटी इज मोर। अब यहाँ पे जो सीटी की रेजोल्यूशन है उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइन स्पेयर के लिहाज से, पर सेंटीमीटर के लिहाज से, rather देन पर के लिहाज से। यहाँ पे जैसे हमने कहा था 20 लाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम 20 लाइन्स को कहते हैं कि अगर हमारे पास मिनिमम इतनी आ जाती है तो हमारे पास मैक्सिमम हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन आ जाएगी। ठीक है, अगर इससे कम होगी तो फिर डेफिनेटली रेजोल्यूशन जो है वो उससे कम हो जाएगी, इमेज क्वालिटी जो है वो उस लिहाज से कम हो जाएगी। ठीक है, हाई कंट्रास्ट एंड स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन द स्कैन प्लेन इज क्लियरली लिमिटेड बाय पिक्सल साइज, जिसकी हमने पहले बात की थी कि पिक्सल साइज असल में होता क्या है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन जो है, चाहे वो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन है, वो इस चीज़ पे बेस करती है कि हमारा जो पिक्सल साइज है वो कैसा है। ठीक है, पिक्सल साइज इज डिपेंडेंट ऑन मैट्रिक साइज, डेफिनेटली कि मैट्रिक साइज क्या है या फिर एफओवी क्या है। ठीक है, मैट्रिक साइज कितना है, एफओवी कितना है, पिक्सल साइज इस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास 512 × 512 मैट्रिक्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 512 × 512 जो मैट्रिक्स है यूज्ड विद अ 40 सेंटीमीटर एफओवी। कैफोवी कितना 40 सेंटीमीटर है, मैट्रिक्स कितना इतना है, तो फिर हैज अ पिक्सल साइज ऑफ जस्ट अंडर 0.8 mm। ठीक है, तो फिर रेजोल्यूशन कितनी है, 6 लाइन्स पेयर पर सेंटीमीटर, जो कि हमने पीछे कहा था कि हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। हमने ये एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि अगर इतना मैट्रिक्स हो, इतना एफओवी हो, तो फिर हमारे पास पिक्सल साइज, ठीक है, इतना बनता है। तो फिर हमारे पास रेजोल्यूशन कितनी आ रही है, 6 लाइन पेयर पर सेंटीमीटर। ठीक है, however because FO is selectable, so पिक्सल साइज जो है वो भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम FOV को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, therefore the pixel size may determine resolution on a particular reconstructed image। ठीक है, but it is not an eccentric limitation। क्या है, पिक्सल साइज में डिटरमाइन रेजोल्यूशन, जैसे हमने बात की कि पिक्सल साइज की वजह से रेजोल्यूशन जो है वो कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, एक जो पार्टिकुलर जो रिकंस्ट्रक्टेड इमेज है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन बट इट इज़ नॉट अ इंसेंट्रिक लिमिटेशन, लेकिन ये कोई ख़ास वो नहीं है कि हाँ अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, तो हम इसको और फैक्टर्स के थ्रू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर अदर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द मैक्सिमम रेजोल्यूशन दैट मे बी obtained फॉर अ पर्टिकुलर स्कैनर, कि हम कुछ और फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी एक मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है वो अटेन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एल्गोरिदम इज द सेकंड रिकंस्ट्रक्शन पैरामीटर दैट अफेक्ट्स रेजोल्यूशन। पहले हमारे पास था पिक्सल साइज, फिर हम कहते हैं एल्गोरिदम जो है वो एक सेकंड फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है, रेजोल्यूशन जो है वो इफेक्ट होती है, कम या ज़्यादा होती है। सर्टन एल्गोरिदम्स आर डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर बोनी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कि बोनी स्ट्रक्चर्स को अगर आपने देखना है तो उसके लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, अगर आपने सॉफ्ट टिश्यूज को देखना है तो उसके लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। अब जो बोनी स्ट्रक्चर्स के लिए एल्गोरिथम्स यूज होते हैं उसमें क्या होता है, वो इन्हेंस करते हैं किसको, द एजेस ऑफ हाई कंट्रास्ट स्ट्रक्चर्स। जो बोनी एल्गोरिथम्स हैं उन्होंने क्या करना है, इन्हेंस कर देना हाई कंट्रास्ट स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो डेफिनेटली वो बोन्स के लिए यूज हो रहे हैं, और उन्होंने क्या करना है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होंगे उसको क्या करना है कि उन्होंने इन्हेंस नहीं करना है। ठीक है, उसको सप्रेस कर देना है। दीज एल्गोरिथम्स प्रोवाइड इम्प्रूव्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है,
बट एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज नॉइस। कि एल्गोरिदम्स ने क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन को तो इम्प्रूव कर दिया, लेकिन क्या है, एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज नॉइस। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है विड्थ ऑफ द प्रोजेक्शन पाथ ऑफ एक्सरे बीम। width of the projection path of the X-ray beam as it passes through the patient is a factor intrinsic to the scanner, और ये इफेक्ट कर रहा है किसको, रेजोल्यूशन को। ठीक है, तो ये इफेक्ट कर रहा है रेजोल्यूशन को। दिस इज अफेक्टेड बाय फोकल स्पॉट साइज। ठीक है, अब क्या है कि ज्योमेट्री ऑफ द स्कैनर, सोर्स टू आइसोसेंट्रिक एंड सोर्स टू डिटेक्टेड डिस्टेंस and the physical size of the sensitive area of the detector itself। अब ये सारी चीज़ें हैं कि ज्योमेट्री है स्कैनर की, इन चीज़ों से क्या होगा, फोकल जो स्पॉट साइज है वो, और उसके बाद ज्योमेट्री है जो स्कैनर की, इसकी वजह से हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ द जो प्रोजेक्शन पाथवे है या एक्सरे बीम है वो कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, या फिर हम ये कहते हैं कि और नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, या फिर हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस सैम्पल्ड ऑन ईच रोटेशन। ठीक है, विद इन लिमिट्स स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्रीजेस विद सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, कि एक लिमिट्स में जब हम रहते हैं तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी में या नंबर ऑफ जो प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, सैम्पल्ड ऑन ईच रोटेशन, जिसको हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब स्पेशल इंक्रीज होता है तो साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट्स में। स्पेशल रेजोल्यूशन इज ट्रांस एक्सियल प्लेन इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। ठीक है, व्हेन कंपेयर एक्सियल एंड हेलिकल स्कैनिंग। उसके बाद हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जी डायरेक्शन, जो कि पैरेलल है किसके, रोटेशन एक्सिस के। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, स्लाइस थिकनेस पे। स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जी डायरेक्शन जो कि पैरेलल है किसके, रोटेशन एक्सिस के, डिपेंड्स ऑन स्लाइस थिकनेस। इन सिंगल स्लाइस हेलिकल स्कैनिंग यूजिंग द सिंपल फॉर्म ऑफ इंटरपोलेशन, डेटा कलेक्शन। अब जो डेटा है कलेक्टेड आउटसाइड द रिकंस्ट्रक्टेड सेक्शन, वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट टू द ट्रांस एक्सियल इमेज। ठीक है, एंड द रेजोल्यूशन इन द जी डायरेक्शन इज दस रिड्यूस्ड। ठीक है, क्या है, सिंगल स्लाइस हेलिकल स्कैनिंग है, और उसमें क्या कर रहे हैं हम, सिंपल फॉर्म ऑफ इंटरपोलेशन यूज कर रहे हैं, और जो डाटा कलेक्ट हो रहा है आउटसाइड द रिकंस्ट्रक्टेड सेक्शन, ठीक है, जो कि ट्रांस एक्सियल इमेज को बनाने में काम आ रहा है। ठीक है, और ये रेजोल्यूशन जो है इन जी डायरेक्शन, तो वो डेफिनेटली रिड्यूस होगी, क्योंकि हमने जो हमारा सैम्पलिंग साइज था हमने उससे बाहर से डाटा कलेक्ट किया, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। द ग्रेटर द पिच ग्रेटर इज दैट इफेक्ट। ठीक है, इट इज सीन टू अ मच लेसर एक्सटेंट इन मल्टी स्लाइस स्कैनर्स, के ये जो इफेक्ट आ रहा था ये सिंगल स्लाइस में ज़्यादा आता है, लेकिन जब हम मल्टी स्लाइस की बात करते हैं तो वहाँ पे ये इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि एल्गोरिदम्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम्स को जब हम अप्लाई करते हैं, बिकॉज ऑफ द एल्गोरिदम्स दैट आर अप्लाइड टू द ओवरकम द कोन बीम इफेक्ट, तो हम इस कोन बीम इफेक्ट को कम कर सकते हैं जब हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, और ये हम मल्टी स्लाइस स्कैनर्स में यूज़ कर सकते हैं, सिंगल में नहीं यूज़ कर सकते। तो इस वजह से मल्टी स्लाइस स्कैनर्स में इमेज क्वालिटी जो है एज कम्पेयर टू सिंगल ज़्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिटी इमेज करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे ये कंट्रास्ट, डिटेल, नॉइस, रेफरेंस, इन चीज़ों को अगर हम कंपेयर करें आपस में, ठीक है, ये कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, डिटेल जो है ये माइनर है, यहाँ पे नॉइस है। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा इमेज है हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रेफरेंस इमेज है, कि हमने इसके रेफरेंस से देखना है कि ये बाकी, अब ये बहुत अच्छा है, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे कंट्रास्ट ज़्यादा है, हमें ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हम सॉफ्ट टिश्यूज़ में कोई डिस्क्रिमिनेसी नहीं कर सकते, हम यहाँ पे कोई पैथोलॉजी वो डायग्नोस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें और इसको देखें, ठीक है, तो ये डिटेल बिल्कुल ब्लर सा इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल नहीं देख सकते।
ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नॉइस आ रहा है, ग्रेनी इमेज आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास है एक बहुत अच्छा इमेज, ठीक है, जिसको हमने रेफरेंस इमेज के तौर पे लिया है कि इमेज को आप कंपेयर करें इसके साथ, ठीक है। उसके बाद नॉइस को अगर हम देखें तो नॉइस क्या है, नॉइस इज द फंडामेंटल लिमिट टू द क्वालिटी ऑफ द सीटी इमेज। ये क्या करता है, बिकॉज इट बोथ रिड्यूस कंट्रास्ट रेजोल्यूशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। किसने क्या किया, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का कंट्रास्ट रेजोल्यूशन को कम कर दिए, और उसके बाद जो स्पेशल रेजोल्यूशन को है वो भी, उसको भी ये वर्स कर देता है, कम कर देते हैं, ठीक है। किसके, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ लो कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि जिनका कंट्रास्ट रेजोल्यूशन जो है, या फिर आप ये कह लें जिनका कंट्रास्ट होता है वो कम होता है, ठीक है। जो लो कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पेशल रेजोल्यूशन भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये नॉइस है, नॉइस ने क्या किया है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन को कम कर दिया, उसके बाद जो लो कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पेशल रेजोल्यूशन को भी ये बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, लो कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट सोर्स आ जाते हैं नॉइस के, कि नॉइस किस वजह से प्रोड्यूस होता है एक इमेज में। सबसे पहले हम कहते हैं कि क्वांटम नॉइस caused by random variation in the number of photons detected, जिसको हम क्वांटम नॉइस कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नॉइस आता है, ये प्रोड्यूस होता है मेजरिंग सिस्टम की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं स्ट्रक्चरल नॉइस। अब ये क्या होता है, दैट इज अफेक्टेड बाय द रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्वांटम नॉइस, इलेक्ट्रॉनिक नॉइस, उसके बाद स्ट्रक्चरल नॉइस, ये डिफरेंट नॉइस है, ठीक है। फिर हम सबसे पहले हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइस है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वांटम नॉइस को अगर हम देखें, क्वांटम नॉइस में बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स कंट्रीब्यूटिंग टू ईच प्रोजेक्शन, के अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर दें जो एक प्रोजेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके इमेज बन रहा है, ठीक है, तो उसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्वांटम नॉइस को हम डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। There are three principal factors that affect quantum noise. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मिली एम्पेयर, फिर स्कैन टाइम, फिर है हमारे पास स्लाइस विड्थ। द फर्स्ट टू ऑफ दीज आर essentially linked. They both serve to increase MAS पर रोटेशन, ठीक है। जो स्कैन टाइम होता है कि हमारे पास क्या है कि पर सेकंड के लिहाज से स्कैन टाइम होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग स्लाइस विड्थ while reducing noise, ठीक है, हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इमेज क्वालिटी, कि हमने स्लाइस विड्थ को इंक्रीज कर दिया और उसकी वजह से नॉइस जो है वो डिक्रीज हो गया, लेकिन इमेज क्वालिटी जो है उसकी वजह से और ज़्यादा ख़राब होगी। क्यों, बिकॉज ऑफ द रिड्यूस स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। इमेज क्वालिटी जो है वो कम होगी क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन कम हो जाता है जब हम स्लाइस विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं। स्लाइस विड्थ इंक्रीज हुई, नॉइस तो रिड्यूस हो गया, लेकिन साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन भी रिड्यूस हो गई, तो फिर इमेज क्वालिटी रिड्यूस होगी, ठीक है। और ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इंक्रीज्ड पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट जो वो ज़्यादा हो जाता है, पार्शियल वॉल्यूम जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं SNR रेशियो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट of the number of photons detected. SNR, signal to noise ratio, is directly related to the square root of the number of photons detected. Therefore, it is increased by the square root of MAS and of slice width. ठीक है, quantum noise is influenced by kV. At increased kV, penetration is greater and therefore a greater number of photons are detected. एट इंक्रीज केवी, तो फिर पेनिट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स वो भी ज़्यादा होंगे। इवन एम ए इज आर रिड्यूस टू रिस्टोर, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर हम इवन इफ एम ए आर रिड्यूस्ड टू रिस्टोर डोज, कि हमने एम ए को क्या किया, रिड्यूस कर दिया ताकि हमारी जो डोज है वो वही वाली रहे, उसी डोज को हम दोबारा से रिस्टोर कर रहे हैं टू द सेम लेवल एज द स्कैन एट लोअर केवी, ठीक है। द नंबर ऑफ फोटोन डिटेक्टेड वुड बी इंक्रीज्ड एंड नॉइस रिड्यूस्ड, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो रहे हैं और जो नॉइस है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। However, the influence of increased kV on noise may be offset by the reduction in contrast, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, FOV एंड मैट्रिक्स साइज।
also influence noise. For a reduced FOV or for a longer matrix, there is a smaller detector area defining each pixel. ठीक है, thus there are effectively fewer photons per pixel and so noise is increased. ठीक है, कि हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो पर पिक्सल के लिहाज से अगर कम हो गए हैं तो फिर हमारे पास क्या है, नॉइस जो है वो इंक्रीज्ड है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, डिजिटल इमेज डिटेल। ठीक है, तो ये लार्ज मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है स्मॉल मैट्रिक्स। ठीक है, पिक्सल साइज अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल है, यहाँ पे पिक्सल साइज जो है वो लार्ज है, मैट्रिक्स साइज यहाँ पे स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्सल साइज डेफिनेटली क्या होगा, लार्ज होगा, क्योंकि मैट्रिक्स और पिक्सल जो है वो आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसके लिहाज से इमेज डिटेल को देखें, ये हमारे पास क्या है, एफओवी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लार्ज इमेज, एफओवी जो है वो लार्ज है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मॉल। अब यहाँ पे अगर हम इमेज की डिटेल देखें और यहाँ पे इमेज की डिटेल देखें, दोनों को आपस में कंपेयर करें, अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्मॉल पिक्सल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लार्ज पिक्सल्स। लार्ज पिक्सल्स होंगे तो डेफिनेटली एफओवी जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा। अगर स्मॉल एफओवी होगा तो वहाँ पे पिक्सल साइज जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, स्मॉल पिक्सल होगा। ठीक है, फॉर सिंगल स्लाइस स्कैनर्स पिच डज नॉट अफेक्ट नॉइस। सिंगल स्लाइस में पिच जो है वो नॉइस को अफेक्ट नहीं करती। इंक्रीज्ड पिच रिड्यूस द डोज बट द डेटा आर इंटरपोलेटेड बिटवीन द सक्सेसिव रोटेशंस फॉर अ 360 degree scan and the same number of detected photons is used in the reconstruction. ठीक है, ये है सिंगल स्लाइस में। ठीक है, या वहाँ पे क्या है, पिच का कोई भी इफेक्ट नहीं होता नॉइस पे। द डाउन साइड, द इंक्रीजिंग पिच इज नॉट एन इंक्रीज इन नॉइस, कि अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे तो फिर नॉइस इंक्रीज या रिड्यूस कुछ नहीं होगा। ठीक है, रेदर इट इज एन इफेक्टिव ब्रॉडनिंग ऑफ स्लाइस विड्थ। लेकिन उसके ऑपोजिटली अगर हम देखें तो स्लाइस विड्थ जो है वो ब्रॉड हो रही है। ठीक है, दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन स्पेशल रेजोल्यूशन एंड पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट, कि हम उसको इतना इंक्रीज नहीं कर सकते। बेशक उससे नॉइस इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन स्लाइस विड्थ जो है वो पिच की वजह से इंक्रीज होगी। जब वो इंक्रीज होगी, ब्रॉड होगी, तो फिर उसका इफेक्ट जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन और पार्शियल वॉल्यूम पे आएगा। ठीक है, द सेम इज नॉट ट्रू फॉर मल्टी स्लाइस स्कैनर्स। ये बात थी सिंगल स्लाइस तक, अब मल्टी स्लाइस में ये बात सेम अप्लाई नहीं होती। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम्स फॉर मल्टी स्लाइस स्कैनर्स आल्सो इंटरपोलेट डाटा बिटवीन एडजेसेंट रोटेशंस। ठीक है, कि जो एडजेसेंट रोटेशन है उनके दरमियान में जो डाटा, however because of the cone beam effect reconstruction is more complex than a single slice scanners, क्योंकि उसमें cone beam effect नहीं होता, वो इसमें अप्लाई होता है। इंटरपोलेशन इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द टू डिटेक्टेड रोज। ठीक है, क्या है कि इंटरपोलेशन इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द टू डिटेक्टर रोज। ठीक है, स्पिनिंग द कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन जो स्लाइस की हो रही है। अब क्या है, रिकंस्ट्रक्शन स्लाइस प्लेन एट द पार्टिकुलर gantry angle, instead data is used from all detector rows। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे सिर्फ दो डिटेक्टर रोज जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही, इंस्टेड डाटा इज यूज्ड फ्रॉम ऑल डिटेक्टर रोज एंड द इंटरपोलेशन एल्गोरिदम वैल्यूज may be either added or subtracted at each projection angle। तो फिर वहां पे या तो वैल्यू ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन वो हर जो प्रोजेक्शन एंगल है वो उसके ऊपर होगी। ठीक है, क्योंकि हमने डाटा जो है वो क्या किया, पूरी जो डिटेक्टर रोज है वहां से उठा के उसको इंटरपोलेट किया एल्गोरिदम से। ठीक है, तो उसके बाद हम कहते हैं द नेट इफेक्ट इज टू प्रोड्यूस अ स्कैन स्लाइस दैट हैज मिनिमल ब्रॉडनिंग इन द जी डायरेक्शन। कि हमने ऐसा जो स्लाइस है वो प्रोड्यूस किया है कि उसकी जो मिनिमल ब्रॉडनिंग है वो किस डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में। बट दिस इज एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉइस, लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ, इंक्रीज हो गया नॉइस, और क्या है, इंक्रीज हुई है पिच। तो जैसे ही पिच इंक्रीज होगी नॉइस इंक्रीज हो रहा है, जो कि मल्टी स्लाइस सिटी स्कैनर में हो रहा है। सिंगल स्लाइस में पिच का इस तरह से इस पे इफेक्ट नहीं था। नॉइस बिकम मोर अपेरेंट एज विंडो विड्थ इज रिड्यूस्ड। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं नॉइस इज नॉट इंक्रीजिंग
and SNR ratio remains the same. Progressive reduction in window width will क्या है, अब हमारे पास क्या है कि अगर हम विंडो विड्थ को कम करते जाएं, प्रोग्रेसिवली रिडक्शन उसमें करते जाएं, तो फिर क्या होगा, जो कंट्रास्ट डिटेल है वो कम होती जाएगी. बट इफ कंट्रास्ट बिटवीन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स इज कंपेरेबल with the magnitude of the noise, no amount of windowing will improve the ability to resolve two structures. ठीक है, कि हमारे पास क्या है, दो एक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, वो एक साथ पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान में कंट्रास्ट, ठीक है, कंट्रास्ट बिटवीन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स इज कंपेरेबल, तो वो कंपेयर करेंगे किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉइस. ठीक है, तो हम वहाँ पे कोई भी विंडो लेवल्स कम या ज़्यादा करके उसकी एबिलिटी को, कि हम उन कंट्रास्ट स्ट्रक्चर्स को डिस्क्रिमिनेट कर सके, इस चीज़ को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते. अब इस यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 फेज सिटी इमेज रिफॉर्मेशन अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि एक प्रोजेक्शन आ रही है. ठीक है, प्रोजेक्शन किस चीज़ पे बेस करिए, केवीपी है, एमएस है, उसके बाद हमारे पास ये टाइम है, ठीक है, जिसको हम स्कैन टाइम कहते हैं. उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जब प्रोजेक्शन हो गई है, स्कैन हो गया इमेज, अब डाटा जो है वो डिटेक्टर से आगे ट्रांसफ़र होना है, जो स्कैन डाटा है उसमें ट्रांसफ़र होना है. तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पिच और बीम विड्थ. ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिल्टर्स आ जाते हैं, जो हमने पहले पढ़े थे, जो कि इमेज रिकंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, फिल्टर्ड आ जाते हैं, जिसके हम बैक प्रोजेक्शन वगैरह कह सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इन्वॉल्व होती है स्लाइस थिकनेस है, एफओवी है, मैट्रिक्स है, या फिर फिल्टर टूल्स आ जाते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ये इमेज डिटेल, ये किन चीज़ों पे अप्लाई होगी, उसमें अब फिर हम इमेज डिटेल को हम विंडो विड्थ के लिहाज से या विंडो लेवल के लिहाज से, या फिर हम जूम अप्लाई करके, जो डिजिटल इमेज होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि डिजिटल या फिर एनालॉग कन्वर्जन आ रही है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि इमेज जो डिस्प्ले हो रहा है, ये डिस्प्ले कंट्रोल्स में विंडो विड्थ को हम सेट कर सकते हैं, विंडो लेवल को सेट कर सकते हैं, फिर हमारे पास ये जूम, कि हम उसको जूम करके देख सकते हैं. तो ये हमारे पास है कि इमेज जब हम स्कैन कर रहे हैं डाटा, ठीक है, एक प्रोजेक्शन ले रहे हैं, उसके बाद एंड तक इमेज हमें नज़र जब आता है, तो ये दरमियान में ये हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका ये सीटी का जो फिजिक्स है ये कंप्लीट हो जाती है. स्कैन एंड डाटा एक्विजिशन, इमेज रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्प्ले. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी जो फिजिक्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है. उसके बाद हमारे पास इमेज आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप के आर्टिफैक्ट्स होते हैं डिफरेंट मोडालिटीज़ में. अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आता है मोशन आर्टिफैक्ट, जो कि कार्डिक मोशन की, जो कि वॉलंटरी या इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो सकते हैं. अब कार्डिक मोशन है तो डेफिनेटली वो इनवॉलंटरी है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. उसके बाद मोशन जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बॉडी की वजह से, या पेशेंट हिल जाता है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकती है. ठीक है, तो अब ये मोशन आर्टिफैक्ट की वजह, मोशन प्रेजेंट होने की वजह से मोशन जो आर्टिफैक्ट्स आते हैं उसको हम मोशन आर्टिफैक्ट कहते हैं. ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन से, या फिर क्या कर सकते हैं, जब हम डिस्प्ले करते हैं इमेज को, उसकी विंडोज सेट करके हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं. या फिर हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को अगर हम मूवमेंट, जैसे अगर ड्यूरिंग, हम ये कहते हैं कि जब हम चेस्ट का स्कैन करते हैं तो जब पेशेंट सांस लेता है, ठीक है, उसकी वजह से मूवमेंट में आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं. ठीक है, अब हम पेशेंट का अगर हम सांस रुकवा लें, कि जब हम स्कैन करें और सांस रोक ले, और जब हम स्कैन ना करें, हम स्कैन बंद कर दें, तब वो सांस ले ले, ठीक है, तो फिर हम उस मूवमेंट जो आर्टिफैक्ट आ रहा है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं. तो इस तरह से हम इस इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं मैकेनिकल जो मिस अलाइनमेंट्स होती हैं, या फिर जो मूवमेंट होती है पेशेंट की, ठीक है, उसकी वजह से इस तरह का इफेक्ट आ जाता है. ये आपके पास ये है मोशन आर्टिफैक्ट के, पेशेंट ने सर हिला लिया फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग स्कैन, तो इस तरह से मोशन आर्टिफैक्ट आ जाता है. ये आपके पास नॉर्मल स्कैन है जिसमें कोई आर्टिफैक्ट नहीं है. उसके बाद हम कहते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी के अगर हम देखें तो ये डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ये मेटल आर्टिफैक्ट है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं. ये मोशन आर्टिफैक्ट है. ठीक है, ब्लरिंग ऑफ इमेज आ जाता है, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट आ रहा है. ठीक है, उसके बाद पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट आ जाता है. ठीक है, तो ये पार्शियल वॉल्यूम जो आर्टिफैक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है कि दो अगर
कंट्रास्ट मटेरियल्स हैं या फिर हाई डेंसिटी मटेरियल्स हैं, ठीक है, और उसके साथ एक लो डेंसिटी मटेरियल है, जिनके फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं या दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके दरमियान में क्या है कि डेंसिटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे इस तरह का आर्टिफैक्ट आ जाता है जिसको हम पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट कहते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हाई एटेन्यूएशन ऑब्जेक्ट्स या फिर स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें मेटल इम्प्लांट्स आ जाते हैं या फिर डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के। या फिर हम ये करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट ने इवन कोई चीज़ पहनी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे भी इस तरह के आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, गिव राइज टू अ स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स दैट मे ऑब्सक्योर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो दीज स्ट्रीक्स अपीयर एज डार्क एंड लाइट लाइंस, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती हुई नजर आती है, जो कि हाई एटेन्यूएशन एरिया होता है या मटेरियल होता है जहाँ पे मेटल पड़ी होती है, वहां से ये स्ट्रीक्स हमें निकलती हुई लाइंस निकलती हुई हमें नजर आती हैं, ठीक है। अब इसको हम मिक्स कर सकते हैं किसके साथ, मोशन आर्टिफैक्ट के साथ भी, क्योंकि ये थोड़ी सी मिलती जुलती होती है, ठीक है। स्मॉल एरियाज ऑफ बोन और कंट्रास्ट मीडियम कैन हैव अ सिमिलर इफेक्ट, कि जहाँ पे हमें हाई डेंसिटी मटेरियल कंट्रास्ट पड़ा हुआ नज़र आ जाए, या फिर किसी सॉफ्ट टिश्यू के दरमियान में कोई छोटी मोटी बोन पड़ी हुई है, तो वहाँ पे भी ये वाला इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हाई डेंसिटी मटेरियल की वजह से होता है ये इफेक्ट, ठीक है। तो हम कहते हैं मोस्ट जो मॉडर्न जो स्कैनर्स होते हैं, ठीक है, कॉमनली इंक्लूड मेटल करेक्शन एल्गोरिदम्स। तो जो आजकल स्कैनर्स आ रहे हैं उसमें मेटल जो करेक्शन एल्गोरिदम्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ताकि इनको हम कम कर सकें या ख़त्म कर सकें। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगी इस आर्टिफैक्ट की अपीयरेंस, ताकि हमें इमेज जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो सके। उसके बाद फोटोन स्टारवेशन आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज द वेरिएंट ऑफ द स्ट्रीक आर्टिफैक्ट। A typical example might occur in the pelvis scan of a patient with bilateral hip implant, कि बायलेटरल अगर हिप का इम्प्लांट हुआ है तो वहाँ पे इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन आती है इस आर्टिफैक्ट की, ठीक है, और ये हमें स्ट्रीक आर्टिफैक्ट की तरह ही मिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। ऑन द लेटरल प्रोजेक्शन द एक्सरे एटेन्यूएशन थ्रू द टू मेटल इम्प्लांट्स इज अ वेरी हाई एंड मे बी आउटसाइड द डायनामिक रेंज ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें क्या नजर आएगा, एज द रिजल्ट द टिश्यूज बिटवीन द हिप्स आर पुअरली रिप्रेजेंटेड इन द डिस्प्लेड इमेज, ठीक है। तो फिर हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रीक्स नजर आती हैं, जैसे इन दोनों से निकलती हुई एक दूसरे की तरफ जाती हुई, तो ये दरमियान में जो एरिया आता है वो पुअरली डिस्प्लेड होता है, वो पुअरली उसकी रेजोल्यूशन होती है, तो ये फोटोन स्टारवेशन होता है। उसके बाद बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट आ जाते हैं। अब बीम हार्डनिंग में अगर हम देखें तो एज द बीम पासिस थ्रू द पेशेंट the low energy photon are filtered out and the beam becomes hardened, ठीक है। the tissues towards the center of the patient are crossed by the hardening beams, कि जो center of tissues होते हैं, ठीक है, जो center of object है वहाँ पे beam hardening होती है, तो वहाँ पे उन tissues में hardening effect आता है, ठीक है। whereas those the near the surface were not have been filtered to the same extent. This results in lower CT scanners in the sorry lower in CT numbers, कि ये रिजल्ट हमें कहाँ पे मिलता है, इन लोअर CT नंबर्स, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द पेशेंट, कि जो सेंटर ऑफ द पेशेंट है जहाँ पे लो CT नंबर्स ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे ये हमें मिलता है, ठीक है। दिस इफेक्ट मे आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज कपिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है। इन सम सिचुएशंस इट मे आल्सो रिजल्ट इन डार्क स्ट्रीक्स इन द इमेज, कि हमें इमेज में डार्क स्ट्रीक्स भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसको करेक्शन करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बाय बीम हार्डनिंग एल्गोरिदम हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम बो टाई फिल्टर हम यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हम इस आर्टिफैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है, कि जो दरमियान में जो एरिया है, ठीक है, ये नॉर्मल इमेज है, यहाँ पे आपको इस तरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नॉर्मल टिश्यूज नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये बैंड से नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, ये बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है, जिसको हम कपिंग आर्टिफैक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिंग आर्टिफैक्ट आता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि रिंग आर्टिफैक्ट क्यों होता है, ठीक है। द रे पासिस फ्रॉम द ट्यूब फोकस ऑन टू अ particular detector in the row of detectors tracing out a circle as the gantry rotates about the patient, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफाइड CT की जनरेशन के साथ होता है, जिसको हम रिंग आर्टिफैक्ट कहते हैं, ठीक है। किसी एक डिटेक्टर की अब ये कह रहे हैं कि डिसफंक्शन की वजह से क्या होता है कि उस एरिया में रिंग बन जाता है।